हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज से शुरुआत करेंगे हम नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीरीज की, जो कि बेस्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अपने करिकुलम का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका सिग्निफिकेंट वेटेज है अपने एग्जाम में इन पेपर नंबर 1 एज वेल एज पेपर नंबर 6E, राइट। और इनफैक्ट अगर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन कोर्स कर रहे हैं या अगर आप इंटरनेशनल कोर्स करते हैं, तो वहां पर आईएफआरएस के पेपर में ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये पर्टिकुलर एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया माना जाता है, क्योंकि ये काफी सारे अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ में, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ में कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। सो इसका काफी लिंकेज है बाकी सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ में। तो इसको हम लोगों को मतलब इनिशियल स्टेज पे पिकअप करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोग इसको इनिशियल स्टेज पे पिकअप करते हैं, राइट, तो आपके बाकी जो जितने भी चैप्टर्स रहेंगे ना, वो अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो बहुत स्मूथली हो जाते हैं अगर आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे से हुआ रहता है तो। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपना आज का ये टॉपिक, जो कि है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। दिस इज योर चैप्टर नंबर 12 इन योर मॉड्यूल नंबर 3, राइट। तो आप सब लोग अपना मॉड्यूल नंबर 3 और चैप्टर 12 ओपन कर लें। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपने लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि अपना ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इसका सीरीज है, 3 स्टैंडर्ड का सीरीज है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टैंडर्ड्स कवर करने वाले हैं अपने लोग, विच इज इंड AS 32, 109 एंड 107। सबसे स्मॉलर स्टैंडर्ड अगर है तो वो है 107, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है 109, और मीडियोकर जो है वो इंड AS 32 है। शुरुआत हम लोग इंड AS 32 से करेंगे एंड देन फिर हम लोग 109 पढ़ेंगे, और एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज हम लोग 107 को पिकअप करेंगे। ठीक है, सो इंड AS 32, इंड AS 109, ये 2 स्टैंडर्ड्स गवर्न करते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। ठीक है, अब अपने लोग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को पिकअप करें, इस चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करें, उससे पहले आपको इस चैप्टर का बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शब्द है, ये क्या शब्द है, इसका क्या मीनिंग होता है, और ये मतलब पहले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डोमेन में ये हुआ नहीं करता था, क्योंकि हम लोग अगर इंटर पास करके आए हैं तो आप लोगों ने देखा नहीं होगा कि अपने सिलेबस में कभी कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसा कुछ टॉपिक हुआ करता था, राइट। फाइनल सीए में पहले ओल्ड कोर्स में, सीए फाइनल के ओल्ड कोर्स में AS 30, 31, 32 हुआ करते थे, जो कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बेस्ड थे। और वो इन्हीं स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि IAS 32 है, IFRS 9 है और IFRS जो 7 है, तो ये स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर ही वो 30, 31, 32 बने हुए थे। लेकिन उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई नहीं किया था, तो ऑफिशियली इंडिया में वो किसी के भी द्वारा एप्लीकेबल नहीं थे। वो स्टैंडर्ड्स कहीं पे भी एप्लीकेबल नहीं होते थे, वो रिकमेंडेड नेचर के स्टैंडर्ड्स थे। तो किसी कॉर्पोरेट्स को अगर वो लगाने हैं तो लगा सकता है, बाकी कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन तो था नहीं। यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की अकाउंटिंग हमारे इंडिया में बिफोर इंड AS की एप्लीकेबिलिटी किसी स्टैंडर्ड्स के द्वारा गवर्न नहीं होती थी। अब मैं आपको बताता हूं, देखो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स तो हर एक प्रकार की एंटिटी के लिए, मतलब अगर आप एंटिटी की बात क्यों करें, आप किसी भी काम के बारे में बात करें, किसी भी बिजनेस के बारे में बात करें, फिर चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो लार्ज कॉर्पोरेट हो, हर बिजनेस एंटरप्राइज को अपना बिजनेस स्मूथली कंडक्ट करने के लिए, अनइंटरप्टेडली कंडक्ट करने के लिए जो मेन चीज की जरूरत होती है वो है फाइनेंस। So finance procurement is one of the most challenging task for an enterprise, राइट। तो अपने लोग फाइनेंस जुटा लेते हैं, फाइनेंस प्रोक्योर करते हैं, तो बहुत सारे एरिया बन गए धीरे धीरे करके कि फाइनेंस का प्रोक्योरमेंट अपने को कैसे करना है। सोल प्रोप्राइटरशिप, खुद पैसा इन्वेस्ट करता था, पार्टनर्स मिलके आपस में मतलब कलेक्टिवली कैपिटल इंट्रोड्यूस करते थे पार्टनरशिप फर्म में। फिर बाद में खुद की कैपिटल के बाद में आपने डेट फाइनेंसिंग स्टार्ट कर दिया, लोन लेना स्टार्ट कर दिया। इफ कमिंग टू द कॉर्पोरेट सेक्टर,
तो अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो कॉर्पोरेट सेक्टर में खुद का जो फाइनेंस है दैट इज ओन फाइनेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विटी फाइनेंस, जो ओनर्स का फाइनेंस होता है। और जो एक्सटर्नल फाइनेंस है, बैंक लोन लेना, डिबेंचर्स इशू करना, बॉन्ड इशू करना, तो ये सब अपन लोग जानते हैं, ये अपने लोग पहले से ही जानते हैं कि इतने टाइप के फाइनेंस है। और बेसिकली फाइनेंस को अपने लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं विच इज डेट फाइनेंस एंड इक्विटी फाइनेंस, राइट। अब देखो होता क्या है, शॉर्ट में अगर मैं आपको कहूं तो इस चैप्टर का क्रक्स वही निकलने वाला है कि ये चैप्टर आपके फाइनेंस को ही कैटेगराइज करेगा कि कितना तो आपका इक्विटी नेचर का फाइनेंस है और कितना आपका डेट नेचर का फाइनेंस है। दो ही नेचर के फाइनेंस होते हैं। लेटर ऑन हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि कुछ इस प्रकार के फाइनेंस होते हैं जिनमें दोनों के गुण अवेलेबल होते हैं, जैसे उसमें इक्विटी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है और डेट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल है। तो इक्विटी और डेट का मिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वाले फाइनेंस को अपने लोग कंपाउंड फाइनेंस के नाम से जानते हैं और वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से रेज किया जा सकता है। सो अगर सिंपल भाषा में समझें तो दो नेचर के फाइनेंस होते हैं, एक तो इक्विटी और एक डेट, जो अभी तक हम लोग जानते हैं। उसके लिए अपने को किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की जरूरत नहीं है, बिकॉज एवरीवन नोज कि इक्विटी और डेट नेचर के फाइनेंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि अपना ये जो भी फाइनेंस होता है वो फाइनेंस में हम किसी से भी लें, मतलब अपना जो लोन का प्रोवाइडर है या फाइनेंस का जो प्रोवाइडर है वो कोई भी क्यों ना हो, वो पर्टिकुलरली आपको जब भी लोन सैंक्शन करता है, फाइनेंस सैंक्शन करता है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई T&C दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर देता है ना। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पर अपने लोगों को क्या करना होता है, काम करना होता है, ऑपरेट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके बैंक के बारे में बात करूं, आपने बैंक से सिंपल एक लोन लिया, तो बैंक आपके सैंक्शन लेटर में n नंबर ऑफ कंडीशन डाल देता है कि आपको ये कंडीशन पूरा करना है, आपको ये कंडीशन पूरा करना है। सो अगर आप वो काम करेंगे तभी जाकर हम आपको पैसा देंगे। सो अगर आप देखेंगे कि ये जो फाइनेंस अपन लोग लेते हैं, फाइनेंस लेने के पहले कुछ अपने को अग्रीमेंट करना होता है प्रोवाइडर के साथ में, फाइनेंस प्रोवाइडर के साथ में कुछ ना कुछ अग्रीमेंट करना होता है बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो जिससे भी आपको पैसा लेना होता है ना, उससे भी आपको क्या करना होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन करके कुछ एक एग्रीमेंट करना होता है। मतलब आप एक सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे प्री अग्रीड हो रहे हैं। कौन कौन, एक तो फाइनेंस जो लेने वाला है और एक जो फाइनेंस देने वाला है, दोनों व्यक्ति आप क्या करेंगे, आप किसी सर्टेन प्रेस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशंस पर अग्री होंगे, तब जाकर आपका वो फाइनेंस आपको रिलीज होकर मिलेगा, ठीक है। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन ही जो है ना, ये टर्म्स एंड कंडीशन ही इस चैप्टर का फाउंडेशन है। बेस अगर इस चैप्टर का कुछ है तो वो यही है कि आपकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन, मतलब आपने क्या किस कैरेक्टरिस्टिक्स का फाइनेंस लिया है ऑन पेपर, दैट इज इररेलेवेंट। मींस वो हो सकता है वो लीगल फॉर्म में आप जो उसको कहें, फॉर एग्जांपल आपने प्रेफरेंस शेयर इशू कर दी, तो आप तो हमेशा से यही समझते आए हैं कि प्रेफरेंस शेयर होते हैं और जो शेयर है वो इक्विटी है, तो आप उसको इक्विटी में शो करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको सिर्फ ऊपर से ये नहीं देखना कि आपके कॉन्ट्रैक्ट पे क्या लिखा हुआ है कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए। सो दिस इज नॉट द वे टू इवैल्यूएट कि आपने प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं। यू हैव टू रीड द कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन एग्जीक्यूटेड विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, है ना। आपको वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद में उसमें जो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड की हुई है, वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने के बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि ये फाइनेंस किस नेचर का है। दैट मींस क्या ये इक्विटी क्लासिफाई होने वाला फाइनेंस है या ये डेट क्लासिफाई होने वाला फाइनेंस है, या दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें अवेलेबल है। तो कहने का मतलब तीन ही नेचर के फाइनेंस होंगे, इक्विटी, डेट, और तीसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, कंपाउंड। तो ये कॉर्पोरेट की बात नहीं है, आप भी अगर लोन लेंगे तो आपको बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करना होगा। वैसे ही हम सिंस ये तो बात जानते ही हैं कि ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हम लोगों के ऊपर तो एप्लीकेबल होते नहीं है, ये तो एप्लीकेबल होते हैं कॉर्पोरेट्स के ऊपर, लार्ज कॉर्पोरेट्स के ऊपर, और वही कॉर्पोरेट्स जो इंड एस लगा रहे हैं, जो इंड एस के थ्रेशोल्ड में आ रहे हैं, राइट। तो
हम अब नॉर्मल बात नहीं करते, हम बात करते हैं कंपनीज के बारे में। तो देखो, अगर कंपनी को अगर फाइनेंस लेना है तो ये कंपनी का फाइनेंस लेने का तरीका जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया, है ना, अकाउंटिंग रेवोल्यूशन आते गए, आपकी इकोनॉमीज डेवलप होती गई, वैसे वैसे ये फाइनेंस लेने का स्टाइल जो है ना, तरीका जो है, तो ये तरीका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बहुत सोफिस्टिकेटेडली, मतलब कहें तो एक बहुत कंसिडरेबल क्वांटम में लेने की जो ये स्टाइल है ना, फाइनेंस लेने की स्टाइल, ये चेंज होती आई है। राइट, मतलब आपने चेंज होने का मतलब क्या होगा? चेंज होने का मतलब यहां पे ऐसे है कि आपकी जो फाइनेंस की जो स्टाइल है वो डिपेंड करती है कि हाउ यू हैव एग्जीक्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब कई बार, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए एक मान लो छोटा सा एग्जांपल यहां पे देता हूं कि ये स्टाइल का मतलब क्या है, मतलब व्हाट आई मीन टू से ओवर हियर। मान लो आपने एनसीडी इशू किए, ठीक है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे शेयर्स में। और एनसीडी इशू करने का रीजन क्या था? एक प्रकार का आपका डेट फाइनेंसिंग का रीजन था। तो आपने एनसीडी इशू किए और आपने सर्टेन टाइम लिमिट के बाद में उन एनसीडी का रिडम्पशन कर दिया, दैट इज नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का आपने रिडम्पशन कर दिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्योर डेट फाइनेंसिंग। लेकिन अगर मैं आपको यही एग्जांपल ऐसे बोलूं कि आपने एनसीडी नहीं बल्कि आपने सीडी, दैट इज कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए। आपने क्या इशू किए हैं? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं। और ये जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ना, ये कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का रिडम्पशन बाय वे ऑफ कन्वर्जन होता है। यानी आपको डिबेंचर के रिडम्पशन के बदले क्या मिलेगा? इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब आपको डिबेंचर के रिडम्पशन के बदले शेयर्स मिल जाएंगे, तो अब आप बताइए कि ये फाइनेंस किस नेचर का है? तो बोलेंगे कि नेचर क्या है सर, ये तो डिबेंचर है, डिबेंचर तो लाइबिलिटी होती है। अब आप उनका रिडम्पशन इक्विटी शेयर में करें, उससे क्या ही फर्क पड़ता है ना। हमने आईपीसीसी में भी पढ़ा था, एक रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का चैप्टर हुआ करता था। तो डिबेंचर जो कन्वर्टेबल डिबेंचर होते थे, सो कन्वर्टेबल डिबेंचर को हम लोग डिबेंचर ही क्लासिफाई करते थे और बैलेंस शीट में एज अ लाइबिलिटी दिखाते थे, ठीक है। अब मैं आपको ये नहीं बोलूंगा इनिशियल इस स्टेज पे कि ये डिबेंचर क्या होते हैं, मैं आपको बोलूंगा कि आप सोचिए कि क्या वाकई में इन रियलिटी और इन सब्सटेंस ये डिबेंचर का फाइनेंस आपका लेना, ठीक है, और एक सर्टेन टाइम लिमिट के बाद में उनको इक्विटी शेयर दे देना, क्या ये सही मायने में आपका ऋण है? क्या ये एक्चुअल में आपका डेट है क्या? देखिए, इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या होता है, उसके लिए आपको पहले इक्विटी का मतलब समझना होगा, है ना। अगर इसको अपने को डेट और इक्विटी में क्लासिफाई करना है तो पहले आपको इक्विटी का मतलब समझना होगा यहाँ पे। अब ये इक्विटी क्या होता है? देखो, इक्विटी का मतलब क्या है? रेजिडुअल इंटरेस्ट इन योर नेट एसेट्स। यानी किसी भी कंपनी में जो बच गया ना, ठीक है, वो जितना भी सामान बच गया है कंपनी में, उसका पार्टिसिपेशन किसमें होने वाला है, उसी चीज को हम कहते हैं रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द नेट एसेट्स ऑफ अ कंपनी। यानी कंपनी की ग्रॉस एसेट्स में से सारे एक्सटर्नल लायबिलिटीज का पेमेंट आप कर दीजिए, और पेमेंट करने के बाद में आपके पास में जो भी बचा उसको जो शेयर करते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। ज्यादा बचा तो उनका, कम बचा तो उनका। फॉर एग्जाम्पल, नफा नुकसान जो भी हो रहा है वो ओनर्स का है। सो हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, राइट। उन चीजों को अपने लोग इक्विटी कहते हैं। अगर आप इस भाषा को डेट पे अप्लाई करते हैं कि देखिए, मान लीजिए आपने 5 साल का कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू किया, जिसका आफ्टर अ 5 ईयर रिडम्पशन हो जाएगा। आफ्टर 5 ईयर क्या हो जाएगा? उसका रिडम्पशन हो जाएगा। किसमें हो जाएगा रिडम्पशन? बाय वे ऑफ कन्वर्जन इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो अगर उसका रिडम्पशन इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट होके हो जाएगा, तो देखिए, जो चीज आज डिबेंचर है 5 साल बाद में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो, मैं आपको यहां पर ये चीज लिख के बताता हूं कि मान लीजिए यहां पे t इक्वल्स टू 0 पे जिस चीज को आप डिबेंचर देख रहे हैं, ओके, वो t इक्वल्स टू 5 पे आपका इक्विटी हो जाएगा, कन्वर्ट होके इक्विटी हो जाएगा। तो आपका कहने का मतलब देखिए क्या हो रहा है, आप 0 से लेके 5 ईयर तक इस डिबेंचर्स को लायबिलिटी शो करने वाले हैं,
क्योंकि डिबेंचर तो लाइबिलिटी होती है ना। और आप क्या करेंगे, जैसे ही इनको कन्वर्ट करेंगे तो 5वें साल में आप इसी लाइबिलिटी को इक्विटी में ट्रांसलेट कर इक्विटी में शिफ्ट कर देंगे। तो कहने का मतलब इस लाइबिलिटी ने अपना कलर चेंज कर लिया। कब चेंज किया? 5th ईयर के एंड में। तो ये स्टैंडर्ड आपको यही कहता है कि ये लाइबिलिटी क्या सही मायने में लाइबिलिटी थी क्या। अब ये स्टैंडर्ड आपको कहेगा कि ये लाइबिलिटी आपकी कभी थी ही नहीं। ये डिबेंचर का फाइनेंस रेज करना इज नॉट योर लाइबिलिटी एट ऑल फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इटसेल्फ। यानी t=0 पे जब आपने वो फाइनेंस रेज किया उस समय से ही ये लाइबिलिटी नहीं है। बिकॉज लाइबिलिटी क्या होती है, अगर आपने लाइबिलिटी की डेफिनेशन ढंग से पढ़ी हो, और इनफैक्ट मैं तो देखो डेफिनेशन पे नहीं जाता, आप समझो, आप सिंपल सी बात अपने दिमाग में ब्रेनस्टॉर्मिंग करके देखिए एक बार, आपको पता चलेगा कि लाइबिलिटी क्या होती है। लाइबिलिटी का मतलब एक ऑब्लिगेशन है जिसे पे करना है ना। मेरे सर के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है एंड दैट ऑब्लिगेशन आई हैव टू पे, उस चीज को हम लोग लाइबिलिटी कहते हैं। तो बताइए, ये 5 साल के बाद में क्या आपको रेज किया हुआ डिबेंचर फाइनेंस पे करना है क्या? आप सोचिए यहां पर, क्या आपको ये रेज किया हुआ डिबेंचर का फाइनेंस पे करना पड़ेगा क्या? नहीं, आपने तो उनको इक्विटी शेयर दे दिए, और इक्विटी शेयर देने का मतलब आपने तो उनको ओनर बना दिया। अरे भैया, ओनर अगर आपने बना दिया है तो फिर बाद में किस बात की लाइबिलिटी है? तो ये इंड एस यही तो कहता है ना, इंड एस बेस्ड किसके ऊपर है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बेस्ड किसके ऊपर है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये भैया लीगल फॉर्म में आप इसका कुछ भी नाम रखिए, आप इसे डिबेंचर बोलिए, लोन बोलिए, आप इसे कुछ भी बोलिए, लीगल चीजें लीगल होती है, पेपर वर्क होता है, बट इन सब्सटेंस दिस फाइनेंस इज एक्टिंग एज एन इक्विटी फाइनेंस। ये तो आपका इक्विटी फाइनेंस के जैसा ही लग रहा है, ठीक है। तो सर एक बात बताइए, डिबेंचर का प्रिंसिपल अमाउंट इक्विटी में कन्वर्ट होता है ना, लेकिन ब्याज तो देना पड़ता है ना सालाना, हर ईयर पे अपने को क्या करना होता है? इंटरेस्ट तो देना पड़ता है। तो भाई आपको बीच में जितनी बार भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बताइए क्या उस इंटरेस्ट के बदले भी आप इक्विटी शेयर देते हैं क्या? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको हर ईयरली बेसिस पर पे करना होता है कि नहीं? तो जब आपको इंटरेस्ट ईयरली बेसिस पे करना होता है, तो क्या ये इंटरेस्ट आपकी लाइबिलिटी है या नहीं, या ये इंटरेस्ट भी आपका इक्विटी ही है? तो आप कहेंगे सर देखो, ये इंटरेस्ट का तो ऑब्लिगेशन है एंड आई हैव टू पे, मेरे को इस ऑब्लिगेशन को मेक गुड करना है एंड आई हैव टू पे दिस ऑब्लिगेशन, आई हैव टू मेक गुड दिस ऑब्लिगेशन जो मेरे सर के ऊपर है, जो मुझे इंटरेस्ट के पेमेंट के माध्यम से निपटाना है। तो अब देखिए, इस डिबेंचर में इस फाइनेंस, मतलब ये जो आपका डिबेंचर जो है एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये। अब ये डिबेंचर में 2 कंपोनेंट हो गए, प्रिंसिपल कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट। प्रिंसिपल कंपोनेंट यू डोंट हैव टू पे, नॉट नाउ, नॉट इन द फ्यूचर, ना तो आज और ना ही फ्यूचर में आपको कभी पे ही नहीं करना। तो जब आपको इसको पे ही नहीं करना है तो फिर बाद में किस बात की लाइबिलिटी? प्रिंसिपल पोर्शन की तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट पोर्शन की लाइबिलिटी है, बराबर। तो अब देखिए, ये जो डिबेंचर आप जिसे पहले प्योरली लाइबिलिटी क्लासिफाई करते थे, वो आज नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आईएफआरएस, या आप इसे इंड एस कहें, जो भी जिस भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स को हम रेफर करना चाहें, ये स्टैंडर्ड इसे कहते हैं कि भाई ये तो आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ये है आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है और लाइबिलिटी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो जिसे हम लाइबिलिटी, प्योर लाइबिलिटी समझ रहे थे, वो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकला। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूं कि ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लॉजिक्स क्या हैं। अब ये कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्यों आया? फॉर एग्जांपल, अभी देखो, ये जो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर का मतलब क्या हुआ? जैसे सपोज करो ये कोई पर्टिकुलर कंपनी है, मान लो ये ABC कंपनी है, और ये जो ABC कंपनी है ना, इस ABC कंपनी के पास में अभी, सो दिस कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू डिलीवर शेयर्स एज ऑफ नाउ। आज ये कंपनी शेयर डिलीवर नहीं कर सकती, शेयर इश्यू नहीं कर सकती। अब इसके पीछे क्या रीजन है वो अपने को कंसर्न नहीं है।
मतलब इसका ऑथराइज कैपिटल पूरा फुल है, ब्लॉक है, लॉक किया हुआ है, सारा का सारा इशूड कर दिया, ठीक है। इक्विटी अभी और इशू नहीं कर सकता, या मान लो ऑथराइज्ड ओपन भी है तो भी इस कंपनी को अभी शेयर इशू नहीं करने हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, हम उस रीजन के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि एबीसी कंपनी के पास अभी वो सिचुएशन नहीं है जिससे कि ये क्या करे, अपने को फाइनेंस अभी इक्विटी फाइनेंस रेज करे, ठीक है। तो अपने लोग अभी क्या करते हैं, अब इस एग्जांपल को मैं आपको देखो आगे समझाता हूं। तो देखो ये जो एबीसी कंपनी है अभी इक्विटी शेयर नहीं दे सकती। अब इसके पास में बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, ठीक है। मतलब मैं आपको दो फोल्ड बताऊंगा इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, दोनों आपको समझने हैं और बताना कि ये लॉजिकल लगते हैं कि नहीं। तो देखिए, एबीसी कंपनी इज नॉट इन अ पोजीशन टू डिलीवर इक्विटी शेयर एज ऑफ नाउ, लेकिन ये 5 साल बाद में शेयर दे सकता है। आफ्टर 5 ईयर्स, है ना, आफ्टर 5 ईयर ये पर्टिकुलर कंपनी शेयर अलॉट कर सकता है। तो अभी बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी को अप्रोच किया। क्या अप्रोच किया कि देखिए सर, हमें आपकी कंपनी का शेयर होल्डर बना लीजिए। तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने इसको अप्रोच किया। एबीसी कंपनी ने बोला भाई देखो, मैं तो आपको शेयर नहीं दे सकता, ठीक है, बिकॉज अभी मैं इतने पर्टिकुलर ईयर के लिए मैं आपको शेयर नहीं दे सकता। तो ये लोग बोलते हैं, बोले सर आप कब दे पाएंगे हमको शेयर। तो कंपनी का कहना है कि देखो, मैं 5 साल बाद प्रोजेक्शन कर रहा हूं और 5 साल बाद मैं आपको इक्विटी शेयर दे दूंगा। तो एक काम करना, 5 साल बाद में आप आके ले जाना। अब ये कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, गुडविल वाली कंपनी है, और ये सब लोग इस कंपनी के शेयर होल्डर बनना चाहते हैं। तो अब ये कंपनी के डायरेक्टर्स को बोलते हैं, अरे सर सर प्लीज प्लीज आप हमको शेयर होल्डर बना लो। नहीं, एक काम करो, 5 साल बाद में अगर आप शेयर इशू लेके आएंगे और कल को हमको नहीं मिला तो आप एक काम करो ना, पैसा अभी ले लो और 5 साल बाद में शेयर दे देना हमको, है ना। सारा का सारा अमाउंट आप अभी ले लीजिए और 5 साल बाद में हमको आप शेयर दे दीजिए, ठीक है। ये अच्छा रहेगा कि हम आपको एडवांस में पैसा दे देते हैं और 5 साल बाद में आप क्या करेंगे, हमको शेयर दे देंगे, ठीक है। तो अब इन सब लोगों ने इस कंपनी को एडवांस में पैसा दे दिया, ठीक है। तो ये जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इन लोगों ने कंपनी को यहां पर फाइनेंस जो है अभी दे दिया, T=0 पे फाइनेंस प्रोवाइड करवा दिया, ठीक है। अब ये सारा का सारा फाइनेंस जब एबीसी कंपनी को मिल गया, ठीक है, और 5 साल बाद में इस फाइनेंस के बदले, यानी इतने रुपए के बदले, हमको इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कंपनी दे देगी। अब ये जितने भी लोग हैं ये कह रहे हैं, देखो सर 5 साल तक आप हमारे फाइनेंस को यूज करेंगे। अब अगर आप 5 साल तक हमारे फाइनेंस को यूज करेंगे तो सर थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो बनता है ना। मतलब हम लोग बैंक में भी अगर जमा कराते हैं तो बैंक भी तो ब्याज तो देती है, तो आप भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट तो दे दो 5 साल तक। भाई चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 5 साल बाद हमको आप शेयर मिल जाएंगे, आप हमें शेयर दे देंगे, लेकिन 5 साल तक आप हमें इंटरेस्ट तो दे दो थोड़ा बहुत। तो कंपनी भी इस पे विचार करती है, हाँ बोले बात तो सही है, आपको इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, क्या वही इंटरेस्ट इन लोगों को भी मिलेगा क्या? यहां पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बाजार में चल रही है नॉर्मल डिबेंचर्स पे, है ना, जिसपे कंपनी फाइनेंस रेज कर सकता है, क्या वही रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डिबेंचर्स पर भी अवेलेबल होगी क्या? ठीक है, तो आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए नो। अब क्या रीजन है उस नो का, मैं बताता हूं। देखो मार्केट से अगर मेरे को डिबेंचर रेज करने होते तो मैं मार्केट से कर लेता ना। अब मुझे फाइनेंस की जरूरत नहीं है, इंस्टेड ऑफ इन लोगों को शेयर्स की जरूरत है। हालांकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को मैं दूसरे स्टाइल में भी डिलीवर करूंगा जहां पे मुझे फाइनेंस की जरूरत होगी, ठीक है, तो मैं आपको वो वाली स्टोरी भी बताऊंगा। पहले अपने लोग ये समझते हैं, तो मुझे कोई फाइनेंस की जरूरत नहीं है, रादर देन इन लोगों को शेयर लेने की जरूरत है। तो इन लोगों ने कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमें 5 साल बाद में शेयर डिलीवर कर देना, लेकिन आप हमें थोड़ा इंटरेस्ट तो दे दो। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, ये फाइनेंस का नेचर बेसिकली क्या है, इस फाइनेंस का नेचर ये है कि ये फाइनेंस कन्वर्टिबल है। इस फाइनेंस का नाम कुछ भी होगा, मैं नाम नहीं ले रहा क्या रेस किया हमने, मैंने तो कहा कि भाई ये फाइनेंस है कन्वर्टिबल इन इक्विटी शेयर्स।
सो दिस फाइनेंस इज कन्वर्टेबल इन इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में ये फाइनेंस जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा। कितने साल बाद में? 5 साल बाद में। ठीक है, तो अब यहां पर मैंने आपको एक ऑप्शन दिया। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया कि आप 5 साल बाद में कंपनी के इक्विटी शेयर ले सकते हैं, यानी ये फाइनेंस जो है कंपनी के इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये सिंस कंपनी अच्छी कंपनी है, गुडविल वाली कंपनी है, रेप्यूटेड कंपनी है, तो मैं अब यही समझ के चल रहा हूं कि अभी के लिए मैं इनको सबको कंपल्सरीली, है ना, यहां पे मैं ऑप्शन नहीं दे रहा, रादर देन मैं इनको बोल रहा हूं कि भैया तुम्हारा जो फाइनेंस है ना वो हम कंपल्सरीली कन्वर्ट करेंगे इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। सो देयर इज नो ऑप्शन, हम आपके फाइनेंस को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर ही देंगे 5 साल बाद में। तो सिंस ये जो कंपल्सरीली कन्वर्टेबल इक्विटी शेयर्स हैं, और इक्विटी शेयर्स मिलना तो कंपनी का मालिक बनने के जैसा हो गया ना, क्योंकि अगर आपको शेयर मिल रहे हैं किसी कंपनी के तो यू आर द ओनर ऑफ पर्टिकुलर कंपनी टू द एक्सटेंट ऑफ योर परसेंटेज ऑफ होल्डिंग्स, है कि नहीं? तो उस कंडीशन में इसके ऊपर जो कंपनी आपको इंटरेस्ट देगी, है ना, इंटरेस्ट जो देगी, बताइए ये वाले इंटरेस्ट की जो रेट होगी, ये रेट मार्केट रेट के बराबर होगी क्या? द आंसर इज नो, ये मार्केट रेट के बराबर नहीं होगी। इनफैक्ट ये क्या होगा, ये इंटरेस्ट रेट जो होगी ये मार्केट रेट से कम होगी। मार्केट रेट से कम इसलिए होगी क्योंकि इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने फाइनेंस को इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट करवाने का, है ना। जैसे भाई देखो, अब कंपनी के शेयर होल्डर्स तो बनना थोड़ा मुश्किल है, या तो आप मार्केट में जाके शेयर को खरीद लीजिए, है ना, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, जो शेयर मार्केट में जो प्राइस आ रहा है। अगर आप हमसे इक्विटी शेयर लेना चाहते हैं तो हम एक इस पर्टिकुलर वे में आपको शेयर डिलीवर करेंगे। तो ये सारी स्टोरी मैंने आपके सामने रखी। अब इंटरेस्ट जो है मैं मार्केट रेट से कम पे दे रहा हूं, इसका रीजन ये है क्योंकि मैं आपको कंपनी का ओनर बना दूंगा। मैं आपको क्या बना दूंगा? कंपनी का ओनर बना दूंगा। तो जब मैं आपको कंपनी का ओनर बना दूंगा तो उस कंडीशन के अंदर बेसिकली क्या होगा कि आपको मैं मार्केट रेट से कम इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो यहां पे ये वाले फाइनेंस से रिलेटेड मैंने आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं अब इस फाइनेंस को अकाउंट फॉर करना, मतलब बुक्स में हम इस फाइनेंस को कैसे बुक करें, अकाउंटिंग कैसे करें और इसको फाइनेंशियल पोजीशन में कैसे शो करें। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इशू किया है इन लोगों को। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब इसके अंदर मेरे को पैसा मिला है, अभी मैंने इसका नाम नहीं रखा, क्या नाम है, और इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो कन्वर्जन है वो 5 साल बाद में हो जाएगा। ठीक है, t = 5 पे हम इसको कन्वर्ट कर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दे देंगे। ओके, और बीच में हमको इंटरेस्ट पे करना है, बीच में अपने को इंटरेस्ट पे करना है। तो इस प्रकार का फाइनेंस जब पहली बार रेज हुआ था, मतलब एक समय तो ऐसा आया ही होगा ना कि किसी ना किसी कंपनी ने पहली बार कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए होंगे, है कि नहीं? तो एक समय तो था ही कि जब कोई ट्रांजैक्शन पहली बार हुआ था, बाद में वो ट्रांजैक्शन क्या होता है, पॉपुलर होता है सारे कॉर्पोरेट्स में और फिर सारे कॉर्पोरेट्स वैसा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये पहली बार ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ जहां कंपनी को पैसा दे दिया गया एडवांस में, कंपनी ने इंटरेस्ट का ऑब्लिगेशन अपने सर पे ले लिया कि हाँ हम तुमको इंटरेस्ट देंगे, और 5वें साल के बाद में, दैट मींस एट द एंड ऑफ द ईयर या एट द एंड ऑफ द मैच्योरिटी पीरियड, हम आपको आपके पैसे के बदले इक्विटी शेयर्स का मालिक बना देंगे। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में फाइनेंस प्रोवाइडर के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम हम लोग क्या रखें, है ना। तो जब पहली बार इसका नामकरण की बात आई कि ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रखें, तो भाई इस टाइप के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को कह दिया गया कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। ये क्या हो गए आपके कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, तो इसको कह दिए अपने लोग CCD, है ना, कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम तो कंपल्सरीली कन्वर्टिबल डिबेंचर है, लेकिन क्या ये जेन्युइनली डिबेंचर है क्या? इस डिबेंचर में तो थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स इक्विटी की है, थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स लायबिलिटी की है। तो वही आपको
ये इंड एस बता देंगे कि नहीं, अब आपको इसको कंप्लीट लायबिलिटी बुक नहीं करना, आपको इसको फिर क्या करना है, जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी तरीके से आप इसे बुक करें। सीसीडी में इक्विटी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है तो सीसीडी में लायबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। तो सिंस इसमें इक्विटी लायबिलिटी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स है तो ये आपका कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो इसकी इक्विटी और लायबिलिटी दोनों जो आपके पोर्शन होंगे उनको अपन स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट अकाउंटिंग करेंगे इसकी, और स्प्लिट अकाउंटिंग करने के बाद में दोनों पोर्शन को रेलेवेंट हेड में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दैट इज योर बैलेंस शीट, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आपको इसको दिखाना पड़ेगा। आई बात समझ में आप सबको? अब अपन इसी बात को दूसरे एंगल से समझते हैं। दूसरा एंगल क्या, इस बार देखो ये जो इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने कंपनी को अप्रोच किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी इन्वेस्टर को अप्रोच करे, जैसे मतलब कंपनी ऐसे कोई बोले कि देखो हम एक स्कीम लेके आए हैं, हम आपसे अभी पैसा लेंगे, ठीक है, और हम आपको बाद में एक पर्टिकुलर पीरियड के समय के बाद में, जैसे हमारे एग्जांपल में 5 साल का समय है, 5 साल के बाद में हम आपको ओनर बना देंगे कंपनी का, ठीक है, और इन 5 सालों में हम आपको ब्याज भी देंगे, ठीक है। तो अब सिंस ये ब्याज तो हम आपको कम रेट से देंगे क्योंकि हम आपको ओनर बना रहे हैं, तो एंगल कुछ भी हो सकता है, इन्वेस्टर के एंगल से देखो चाहे कंपनी के एंगल से देखो। कंपनी बोलेगी हम एक आपके लिए स्कीम लेके आए हैं, है ना, समझ रहे हो ना आप बात की कैसे इसका प्रमोशन किया जाएगा, इस प्रकार के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का। और बाद में फाइनल कॉल तो आप जानते हैं इन्वेस्टर का है। आज बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि हम सब लोग उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को एक्सरसाइज करें। सो अगेन वही डिमांड सप्लाई वाला रूल है, वो कितने अट्रैक्टिव होते हैं, मतलब कंपनी कितना सक्सीड हो पाता है अपने इंटेंशन पे, और इन्वेस्टर को कितना अपना आरओआई मिल पाता है, वो तो सब उनका कंसर्न है। पर द मेन थिंग इज दैट इस तरीके से ये जो फाइनेंसिंग हमने किया, इसका नाम तो हमने डिबेंचर्स रख दिया, पर ये सब्सटेंस में डिबेंचर नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज में डिबेंचर है, ये लीगल फॉर्म में डिबेंचर्स हैं, सब्सटेंस में तो कुछ और ही है ये, ठीक है। एक एग्जांपल ये हुआ, ठीक है। अब यहां पे मैं आपको दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देता हूं, सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो एक एग्जांपल मैंने आपको ऐसा बताया जहां पे मैंने आपको डेट, मतलब प्राइमा फेसिया मैंने आपको एक डेट इंस्ट्रूमेंट आपको पेश किया आपके सामने, और वो डेट इंस्ट्रूमेंट सब्सटेंस में कुछ और निकला। अब मैं आपके सामने एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट रख रहा हूं, जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट दिखने में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जैसा है, पर देखते हैं सब्सटेंस में वो कैसा होगा, ठीक है। तो देखिए ये है आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। अब बात करते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर के बारे में। तो इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, इसकी कॉन्ट्रैक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो पता चलेगा कि प्रेफरेंस शेयर के साथ में हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार का हुआ है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, ये प्रेफरेंस शेयर जो है वो कन्वर्टिबल है। कन्वर्टिबल का मतलब क्या हुआ, ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात आप लोग? सो कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप बताइए जरा, ये आपके लिए क्या होगा भाई? जो चीज इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगी उसका पैसा तो जाना ही नहीं है। दैट मीन्स चाहे आप इनका रिडम्पशन 5 साल बाद करें, 10 साल बाद करें, ठीक है, आपको रिडम्पशन करना कैसे है, बाय वे ऑफ कन्वर्जन इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। तो उस कंडीशन में ये t इक्वल्स टू 0 पे भी इक्विटी है, और t इक्वल्स टू n पॉइंट ऑफ टाइम जहां इसका रिडम्पशन होगा, उस रिडम्पशन वाले समय पर भी ये इक्विटी ही होगा। दैट मीन्स ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग इक्विटी ही था और लास्ट तक इक्विटी ही रहेगा। आई बात समझ में? लेकिन अब मैं इसे कन्वर्टिबल नहीं, जबकि मैं इसे ऐसे लिखता हूं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। अगर मैं यहां पे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करूं तो बताइए क्या आपका आंसर सेम ही रहेगा क्या? रिडीमेबल का मतलब कैश रिडम्पशन से ही है, कन्वर्जन का मतलब कन्वर्जन दैट मींस इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रिडीमेबल अगर शब्द हमने यूज किया है तो उसका मतलब है कि आपको उसका पैसा कैश में वापस लौटाना है। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दैट मींस इनका पैसा आपको वापस लौटाना है कैश में, दैट मींस बैंक से आपको इसका पैसा रिलीज कर
वापस पे आउट करना पड़ेगा। तो बताइए t इक्वल्स टू 0 पे आपने कह दिया हमने तो शेयर इशू किए हैं विच इज प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है। और आप तो सब जानते ही हैं हमारे इंडिया का जो कंपनीज एक्ट है वो कहता है आपका मैक्सिमम जो 20 इयर्स का पीरियड रहता है हम उतने ही पीरियड तक के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं। बियॉन्ड दैट अपने को कंपल्सरी रिडम्पशन करना होता है। और फिर एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होता है उसके लिए वो पीरियड क्या है 30 साल का है। बाद में अपने को अकॉर्डिंगली कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली उसका एनुअल रिडम्पशन करना होता है। तो यहां पर इंडिया में एक बहुत ही कंसिस्टेंट लॉन्गर पीरियड के या इनफाइनाइट पीरियड के प्रेफरेंस शेयर इशू किए ही नहीं जा सकते अपने इंडिया के कंपनीज एक्ट के हिसाब से। तो कहने का मतलब इंडिया में तो होते ही जनरली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ही होते हैं। और मान लो अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आपने इशू किए तो t इक्वल्स टू 0 पे क्या ये आपका इक्विटी है? बताइए क्या ये t इक्वल्स टू 0 पे आपका इक्विटी है कि नहीं? द आंसर इज नो, ये आपका इक्विटी है ही नहीं, क्योंकि 0 जब से आपने ये शेयर इशू किए हैं तब से ही आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ गया है टू रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ योर प्रेफरेंस शेयर्स। क्या आपको ये प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस लौटाना है या नहीं लौटाना? आज चाहे 20 साल बाद चाहे 30 साल बाद लौटाना तो है ना। तो क्या वो लाइबिलिटी नहीं है? दैट मींस आप जिसे इक्विटी कह रहे थे इन द ओल्ड रिजाइम प्रीवियस आई गैप, वो करंट आई गैप विच इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उनके हिसाब से ये जो चीज आपकी इक्विटी थी वो अब क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी हो जाएगी। सो दैट मींस t इक्वल्स टू 0 पे भी ये लाइबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला है और रिडम्पशन की डेट तक ये लाइबिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स वाला ही रहेगा। इसमें इक्विटी के तो गुण ही नहीं है। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर रिलेटेड टू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। सो ये इंस्ट्रूमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं। अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंड AS 32 के हिसाब से ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है ना, अब ये आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। लेकिन इस नाम में भले ही चाहे शेयर क्यों ना लिखा है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कैसे इसको एग्जीक्यूट किया है इससे कोई मतलब नहीं है। इसके सारे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन का हमने निचोड़ निकाला और उससे पता लगा, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मद्देनजर रखते हुए हमको पता लगा कि भैया ये वाला जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इक्विटी नेचर का नहीं है, ये तो लायबिलिटी नेचर का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो आई होप अब आपको एक डायरेक्शन मिला होगा इस चैप्टर के बारे में कि क्या थॉट प्रोसेस हमको रखनी है इन चैप्टर्स में। सबसे पहले तो आपको वही पता लगाना है कि ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, दैट मींस कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स हो, है ना, क्योंकि जो अपनी इकोनॉमी डेवलप हुई है, इकोनॉमी के डेवलप होने से हमारे फाइनेंस प्रोक्योरमेंट की स्टाइल मैंने आपको बताया चेंज हो गई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी इतने सारे मार्केट्स में अवेलेबल हो गए, यानी इतने वैरायटीज ऑफ टर्म्स में हम लोग फाइनेंस को प्रोक्योर करने लग गए कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या करना है, सारे के सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी, दैट इज डेट, आप जिसे डेट कहते हैं उसको हम लोग फाइनेंशियल लायबिलिटी बोलेंगे स्टैंडर्ड्स की टर्मिनोलॉजी में, उसमें आपको बेसिकली क्या करना है, क्लासिफाई करना है। तो देखिए जो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें भी बेसिकली क्या होता है, इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी होता है ना। सो कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का भी प्रेजेंटेशन उसके कंपोनेंट्स को स्प्लिट किया जाता है इक्विटी और फाइनेंशियल लायबिलिटी में। सो अगर कंक्लूजन करें, अपने लोग क्रक्स निकालें, तो हम लोग सीखने ये वाले हैं इस चैप्टर में कि हाउ टू क्लासिफाई financial instrument into equity component and the financial liability component। और इसी के साथ में शुरुआत करेंगे हम लोग इंड AS 32 के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आ जाइए अपने लोग वापस मॉड्यूल के ऊपर और अपने लोग अब स्टार्ट करेंगे इंड AS नंबर 32, है ना। सो इंड AS 32 आपको क्लासिफिकेशन के बारे में बताएगा, 109 आपको अकाउंटिंग के बारे में बताएगा, है ना, अकाउंटिंग कैसे करनी है, वैल्यूज कैसे असाइन करनी है। 32 केवल प्रिंसिपल स्टैंडर्ड है जो आपको खाली इक्विटी लायबिलिटी, ये इक्विटी है या लायबिलिटी है या ये कंपाउंड है,
बस इन सब चीजों के बारे में बताएगा और एक ऑफसेटिंग के बारे में बताएगा। 109 एक डिटेल स्टैंडर्ड है जो आपको अकाउंटिंग के बारे में बताएगा और बहुत सारे एस्पेक्ट हैं उसके अंदर, तो 109 के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और लास्ट में आपका आएगा 107 विच इज डिस्क्लोजर्स ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। सो इंड AS 32 जिसमें अपने को कुल मिला के 2 पॉइंट पढ़ने हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी वर्सेस इक्विटी और ऑफसेटिंग। ऑफसेट मतलब जो हम लोग शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में पढ़े थे, नेट करना ना, नेट करना ऑफसेट करना, तो हमने इंड AS 1 में भी पढ़ा था ऑफसेटिंग के बारे में और शेड्यूल 3 डिवीजन 2 में भी पढ़ा था, और यहाँ पे भी हम लोग इंड AS 32 में भी ऑफसेटिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर का जो इस पर्टिकुलर इंड AS का जो मेजर एरिया है वो आपका ये वाला एरिया है कि आपको इक्विटी लायबिलिटी स्प्लिट कैसे करना है, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर अपने लोग सबसे पहले आते हैं पेज 12.6 पर। कुछ एक इंपॉर्टेंट बातें यहां पे मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है कि व्हाट आर द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या है? वो इंस्ट्रूमेंट जहां से आप फाइनेंस प्रोक्योर करते हैं। स्टैंडर्ड की भाषा में देखिए क्या कहता है। स्टैंडर्ड कहता है कि भाई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बेसिकली क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने आपको क्या कहा था? फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का पता ही तब लगेगा जब आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को समझ पाएंगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा ना तो आपकी स्प्लिटिंग गलत हो जाएगी और बाद में कॉन्सिक्वेंटली आपकी अकाउंटिंग भी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो पहले फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है विच गिव्स राइज टू अ फाइनेंशियल एसेट of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity। अब ये डेफिनेशन देखो क्या कहती है। ये डेफिनेशन बेसिकली आपको यहां पर ये समझाना चाह रही है कि ये जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक फाइनेंशियल एसेट होता है। इन्वेस्टर के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक फाइनेंशियल एसेट होता है, लेकिन इश्यूअर के लिए इसने 2 बातें लिख दी, एक तो इक्विटी और दूसरा फाइनेंशियल लायबिलिटी। यानी इश्यूअर के लिए इक्विटी भी हो सकता है और लायबिलिटी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्योर डिवेंचर रेज करना जिसका रिडम्पशन कैश में होने वाला है, दैट इज योर फाइनेंशियल लायबिलिटी। लेकिन आपने चाहे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया हो, आपने चाहे डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया हो, वो तो आपके लिए क्या है? एक सिंपल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट है। आपको तो दोनों पर ही रिटर्न मिलेगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 पढ़े थे ना अपने लोग आईपीसीसी सीए इंटर में, जहां पे अपने लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया करते थे। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता था वो फिक्स्ड इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में और वेरिएबल इनकम बेयरिंग सिक्योरिटीज में दोनों जगह होता था। तो हमको तो दोनों जगह से रिटर्न आ रहा था, एक जगह से इंटरेस्ट आ रहा था, एक जगह से डिविडेंड आ रहा था, और जो कैपिटल गेन होता है वो आपका प्लस में है। तो कहने का मतलब ये डेफिनेशन इन्वेस्टर के लिए सिर्फ फाइनेंशियल एसेट बनाएगी, उसको इन्वेस्टर को स्प्लिट नहीं करना। पहली डेफिनेशन से ये बात माइंडसेट क्लियर करके चले। बहुत सारे स्टूडेंट्स को आगे ना कंफ्यूजन आ जाता है, बोले सर इन्वेस्टर के लिए ये कंपोनेंट क्या होगा, या इन्वेस्टर के लिए लायबिलिटी वाला कंपोनेंट क्या होगा, इक्विटी वाला कंपोनेंट क्या होगा। इन्वेस्टर के लिए तो वो एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट है। तो स्प्लिटिंग जो है ना, स्प्लिटिंग इन्वेस्टर कभी नहीं करेगा। स्प्लिटिंग की अगर अपन बात करें तो इन्वेस्टर कभी नहीं करेगा और ईश्वर हमेशा करेगा। ईश्वर को स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो आई होप अब आपको ये जो डेफिनेशन है ये समझ में आ गई होगी कि ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज any contract that gives rise to financial asset of one entity and financial liability or equity instrument of another entity। अब यहां पर ये कहता है कि कुछ बातें जो आपको समझनी है with respect to contract। भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होना चाहिए? क्या कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में होगा तभी होगा क्या, या कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल और एनफोर्सेबल होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट होगा क्या? मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट ओरली हो सकता है कि नहीं, है ना। तो ये सब बातें अपने को इस कॉन्ट्रैक्ट के डोमेन में अपने को समझनी है। तो देखिए आइए ये क्या कहता है, अपने लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट रेफर्स टू एन अग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज दैट हैज क्लियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्ट्रैक्ट के क्लियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस निकलने चाहिए एंड विच पार्टीज यूजुअली आर बाउंड टू अडहेर यूजुअली बिकॉज द अग्रीमेंट में बी इन्फोर्सेबल बाय
लॉ। तो ये जो अग्रीमेंट है ये आपका इन्फोर्सिएबल बाय लॉ हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, मोर इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज द क्लियर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस। कहने का मतलब आपके वो बिजनेस के लिए किए गए हैं और बिजनेस के लिए जो किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट्स वेराइटीज ऑफ फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है ना। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू नोट ओवर हियर दैट एनी एसेट्स और लायबिलिटीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, थर्ड वाला पॉइंट, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। ये कहता है कि any assets or liabilities that are not contractual, यानी हर एसेट और लाइबिलिटी आपकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं होती है। तभी अगर आपने देखा होगा अपने बैलेंस शीट में सारी लाइबिलिटीज, सारे एसेट्स को हम फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लाइबिलिटी में नहीं क्लासिफाई करते, कुछ नॉन फाइनेंशियल आइटम भी होते हैं। तो यहां पे ये कहता है कि एसेट लाइबिलिटीज दैट आर नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल आर नॉट द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट से जनरेट नहीं हुए हैं वो आपके फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, वो आपके फाइनेंशियल एसेट्स भी नहीं है ना। फॉर एग्जांपल देखो इसने एग्जांपल दिया है, क्या एग्जांपल है, इनकम टैक्सेस, राइट। तो यहां पर अगर मैं आपको इनकम टैक्सेस के बारे में बताऊं तो इनकम टैक्सेस बेसिकली क्या है, देखिए इनकम टैक्सेस बेसिकली क्या होता है। तो इनकम टैक्सेस लाइबिलिटी है कि नहीं, मतलब आपको देना तो पड़ेगा। बोले बिल्कुल सर ऑब्लिगेशन भी है हमारा ये तो, क्योंकि इनकम टैक्स नहीं देंगे तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए आपका कोई सरकार से, भारत सरकार से या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो रखा है ना। तो आपका जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी नहीं है ऐसा नहीं बोलना है, बहुत ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं इनकम टैक्स आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है। कल को आप गवर्नमेंट को जाके ऐसे कहेंगे कि हमारा तो आपके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रखा है इनकम टैक्स पे करने का, तो हम क्यों पे करें, तो फिर आपको गवर्नमेंट बताएगी कि क्यों पे करना है ना। असली रीजन बता देगी आपको गवर्नमेंट की चलो आप जेल में चलो, हम आपको वहीं पे सिखाते हैं कि आपको टैक्स क्यों पे करना है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने किया नहीं किया, वो सब सारी बात समझा देंगे। तो कहने का मतलब ये लाइबिलिटी तो है भैया, लेकिन ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं है, बिकॉज दिस इज योर ऑब्लिगेशन एंड दिस अराइज बिकॉज ऑफ द स्टैट्यूट एप्लीकेबल इन इंडिया। इंडिया का स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है ये, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से आपको इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये इनकम टैक्स का पेमेंट जो आप कर रहे हैं ये बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, बिकॉज ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, दैट मींस दिस इज नॉट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। और जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट से आई हुई फाइनेंशियल लाइबिलिटी नहीं हो सकती, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आई है, ये आपके स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन से आई है, ठीक है। तो फिर बाद में नेक्स्ट एग्जांपल होता है कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस एज डिफाइंड इन इंड एस 37। आगे चल के अपने लोग इंड एस 37 पढ़ेंगे जो कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजनिंग के बारे में होगा अपना, जहां पर आप कई बार अपने अकॉर्ड्स पर ऑब्लिगेशन ले लेते हैं, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या होता है बेसिकली, so if we are talking about constructive obligation, ठीक है, तो आपको पहले ये समझना होगा कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होता क्या है। आपने खुद ने कंस्ट्रक्ट किया है, बहुत सिंपल है, नाम से ही इसका एक्सप्लेनेशन निकल रहा है। दिस इज कंस्ट्रक्टेड बाय द एंटरप्राइज इटसेल्फ। मान लो मैं मोबाइल सेल कर रहा हूं, आई एम अ सेलर ऑफ अ मोबाइल, और मेरा एक कंपनी है जिसके ऊपर इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये मोबाइल के ऊपर 1 साल का वारंटी है, राइट। आप 1 साल में आकर इस मोबाइल को हमारे से फ्री में सही करवा सकते हैं। तो अगर मैंने मान लो मोबाइल सेल किया, मोबाइल फोन मैंने सेल किए और मोबाइल फोन पे मैंने वारंटी दे दी। अब ये वारंटी मेरे को कोई देश का कानून थोड़ी ना बोल रहा है कि आप मोबाइल सेल करते हैं तो वारंटी दीजिए,
ठीक है, दिस इज नॉट माई स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, और ना ही मेरा किसी कस्टमर के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है, ये तो मैंने सेल्फ जनरेट किया है, दिस इज सेल्फ कंस्ट्रक्टेड बाय मी, और इसके साथ में मेरा उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो मैंने अब उसको वारंटी कार्ड दे दिया है, तो बिकॉज ऑफ दिस वारंटी कार्ड वो क्या क्या कर सकता है, साल भर में मेरे पास में आके उस मोबाइल को रिपेयर करवा सकता है, तो उसका खर्चा मेरा लगेगा, तो उसको मेरे को प्रोविजन बनाना होता है। ऐसा हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 में भी किया करते थे इन ओल्ड रिजाइन, ठीक है ना, इंटर में हम लोग पढ़ के आए होंगे, तो आपको याद आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या हुआ होता था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के बारे में आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो क्या कवर नहीं होता इधर इस स्टैंडर्ड के अंदर, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। जीएसटी का पेमेंट इज नॉट द फाइनेंशियल लायबिलिटी, जीएसटी का पेमेंट इज द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन। इनकम टैक्स का पेमेंट स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, प्रोविजन फॉर वारंटीज फाइनेंशियल लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी है, और ये कौन सा ऑब्लिगेशन है, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। तो ये चीजें हमारे इंड एस के स्कोप में नहीं आएगी, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट के स्कोप में ही नहीं है, दीज आर द नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज। तो जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो भाई आगे तो क्या ही टेस्ट करेंगे उसको, है ना। तो पहले लायबिलिटी का कॉन्ट्रैक्चुअल होना जरूरी है, एसेट का कॉन्ट्रैक्चुअल होना जरूरी है, इन ऑर्डर टू असेस फर्दर कि ये इक्विटी लायबिलिटी क्लासिफिकेशन जो भी होगा इसका कैसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब कुछ कॉमन एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि कैश, ट्रेड रिसीवेबल, आपने बॉन्ड और डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट किया, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट किया, लोन रिसीवेबल, आपने किसी को लोन दिया, ये फाइनेंशियल एसेट के एग्जांपल है। लायबिलिटी के एग्जांपल में बोरोविंग्स, पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स, दैट मींस क्रेडिटर्स, फाइनेंस लीज लायबिलिटी, रिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, गारंटी गिवन फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट अपॉन बोरोवर्स डिफॉल्ट। यहाँ पे कुछ एक चीज ऐसी होगी जो आपको नहीं समझ में आ रही होगी, जैसे कि ये एक तो ये हो गया, ठीक है, एक हो गया फाइनेंस लीज लायबिलिटी, जैसे वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 में फाइनेंस लीज तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, बट ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब इसको इंड एस 32 के दायरे में स्कोप में रखना है कि नहीं रखना, वो हम लोग आगे कॉल लेंगे। ये कुछ जनरल एग्जांपल्स यहाँ पे दिए गए, हम लोग इस चैप्टर में जब आगे बढ़ेंगे तो हम डिटेल वन बाय वन एक एक इंस्ट्रूमेंट्स को इवेल्युएट करेंगे, तो वहां पे अपने लोग सीखेंगे कि कौन तो इसके स्कोप में है और कौन इसके स्कोप में नहीं है। जरूरी नहीं हर फाइनेंशियल लायबिलिटी इंड एस 32 वाली ही हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल फाइनेंस लीज लायबिलिटी की अगर अपन बात करें तो इस पर स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड है 116, राइट। लीज का एक स्टैंडर्ड है 116 जो गवर्न करता है लीज लायबिलिटीज को, तो 116 के हिसाब से इसका अपने को क्या करना है और फर्दर क्लासिफिकेशन, अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर करना होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी के जनरल एग्जांपल्स दिए हुए हैं, पर जरूरी नहीं ये इस इंड एस में कवर हो, करेक्ट। और जैसे यहाँ पर ये वाली जो गारंटी जो है, गारंटी की अगर अपन बात करें, देखो आपने वर्ड यहाँ पे लिखा फाइनेंशियल लायबिलिटी और यहाँ पे लास्ट एग्जांपल दिया हुआ है गारंटी। भैया देखो गारंटी हम पहले देते थे, वो तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में शो करते थे ना पहले अपने लोग, गारंटी दिया है तो गारंटी देने की अकाउंटिंग थोड़ी ना होती थी, लेकिन नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में गारंटी की भी अकाउंटिंग होती है, फेयर वैल्यू पे गारंटी को रिकॉर्ड किया जाता है। इसलिए कहता हूं कि ये चीजें आगे आएगी, राइट, हर चीजों को हम लोग पिकअप करेंगे। तो यहाँ पे प्राइमा फेसिया आपको एक बार तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या है उसके बारे में समझना था, कॉन्ट्रैक्ट क्या है उसके बारे में समझना था। आई होप वो दोनों बातें तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया ही कि इक्विटी क्या होता है, तो मैंने आपको कहा कि देखो इक्विटी का मतलब रेजिडुअल इंटरेस्ट जो है वो उसको रिप्रेजेंट करने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें आपका सबसे पहले तो इक्विटी शेयर्स, फिर आपके शेयर वारंट्स और फिर बाद में कोई भी ऐसी चीज जो कन्वर्टेबल हो जाएगी इक्विटी शेयर्स में, राइट। हम एग्जांपल्स पे और ज्यादा फोकस करेंगे जब हम लोग इक्विटी का, फाइनेंशियल लायबिलिटी का डेफिनेशन और इन डिटेल मतलब और अच्छे से समझ लेंगे ना, तब जाके हम लोग एग्जांपल्स पे और ज्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो वी विल डू सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी और कोई फाइनेंशियल इक्विटी जो भी है अपना, किस चीज में वो क्लासिफिकेशन उसका होना चाहिए। तो ये सारे एग्जांपल्स पढ़कर अपने को ये समझ में आया कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो चैप्टर है वो जेन्युइनली एक कंसर्न है हमारे लिए,
है ना, कि जो इंस्ट्रूमेंट्स आजकल के समय में इशू किए जा रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं इन्वेस्टर के द्वारा और कॉर्पोरेट्स के द्वारा जो इशू किए जा रहे हैं, इन इंस्ट्रूमेंट्स को अपने को सब्सटेंस में पता लगाना जरूरी है कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से हमने ये समझा कि इसका अपना जो इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लायबिलिटी, राइट, ये स्प्लिटिंग अपने को करना पड़ेगा। उसके लिए किसी चीज का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होना जरूरी है। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर है तो क्या उसमें वो कॉन्ट्रैक्चुअली है कि नहीं है, मतलब वो कॉन्ट्रैक्चुअली फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी बना रहा है कि नहीं बना रहा। तो ये बातें हमने आज के इस लेक्चर के माध्यम से सीखी। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग स्टैंडर्ड की टेक्निकल जो बात है वो अपने लोग आगे बढ़ाएंगे, जहां पे अपने लोग फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी की डेफिनेशन को असेस करेंगे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और फिर उसके एग्जाम्पल को हम लोग इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।